जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे और लगे होंगे अपनी तैयारी में। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको रक्त के भाग और हृदय की सारी क्रियाएं समझा दी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह के बारे में, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ब्लड ग्रुप कंप्लीट होने के बाद में आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो टॉपिक था ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड ग्रुप की बेसिक सी जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि आप अगर घर में आपके कुछ हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि किस व्यक्ति को किस तरीके से ब्लड डोनेट किया जा सकता है या ज़रूरत हो सकती है, या जो ब्लड ग्रुप होते हैं सेम ब्लड ग्रुप वाले या सेम RH फैक्टर वाले जो रहेंगे वो तो ठीक रहता है, लेकिन ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन RH फैक्टर अगर अलग अलग है तो हो सकता है उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक पढ़ाई के साथ साथ एक जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी आपको ब्लड ग्रुप समझना ही चाहिए। तो ये आज हमारा ब्लड ग्रुप कंप्लीट होने के बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप या जिसको कहा जाता है रक्त समूह या रक्त वर्ग। सबसे पहले बात आती है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और सबसे पहले उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, हमारे शरीर में वैसे अगर पूरे यूनिवर्सल की बात की जाती है तो लगभग 60 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन अगर मानव शरीर की बात की जाती है तो मानव शरीर में चलता है ABO ब्लड सिस्टम। ABO ब्लड सिस्टम। ठीक है, तो हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में पाया जाता है ABO रक्त समूह। ABO रक्त समूह। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? ABO रक्त समूह। कैसे होता है तो सभी को पता है, हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? A, B, AB और O। क्या इसमें कुछ अलग आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये 3 से मिलकर बना होता है, इसीलिए कहा जाता है ABO रक्त समूह। अब सबसे पहले जो रक्त समूह की खोज की थी वो 3 प्रकार के रक्त समूह खोजे गए थे। वो कौन से थे? A, B, O। इनकी जो खोज हुई थी सबसे पहले, वो खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा सन 1900 से 1901 में इसकी खोज हुई थी। अब इन्होंने खोज तो दिया था ABO रक्त समूह को, लेकिन इतना बड़ा काम किया था इन्होंने, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1940 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, सबसे पहले जो खोज हुई थी ABO रक्त समूह की, तो ABO रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर। कब की थी इन्होंने? 1900 से 1901 के बीच में इन्होंने ये खोज की थी। और इस खोज के लिए उन्हें बाद में पुरस्कृत किया गया। कब किया गया? 1940 में। 1940 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद में AB रक्त समूह की खोज हुई। AB रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? डक्सटूलियो स्टर्ली। डक्सटूलियो एंड स्टर्ली। ठीक है, डक्सटूलियो एंड स्टर्ली ने कब की थी? लगभग
1902 से 1904 में की थी इन्होंने। ठीक है, 1902 से 1904 के बीच में इन्होंने ए बी रक्त समूह को खोजा था। इसके बाद में ए बी ओ रक्त समूह जो होते हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मैंने आपको बता दिया ए बी और ओ, ए बी और ओ इस तरीके से डिवाइडेड है। अब किसमें मतलब किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो वो चीजें आप नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ओ रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि सभी को देने वाला सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब जो हमारे रक्त समूह होता है ये बने होते हैं 2 चीजों से मिलकर। ठीक है, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें एंटीजन और एक होता है इसमें एंटीबॉडी। एंटीजन जो होते हैं वो हमारी आरबीसी में पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे प्लाज्मा में, हमारे रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। आरबीसी में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं, उत्तेजित या आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब उन्हें उनके निर्माण में सहायक होते हैं। और एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का कार्य करती है। जिसके शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी होगी उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रोंग होगा। इसीलिए एंटीबॉडी के रूप में या एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए विटामिन ए का भी यूज किया जाता है, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए जो होता है हर वैक्सीनेशन के साथ में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपके शरीर के या आपके रक्त में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो विपरीत एंटीबॉडी के साथ में लड़ ले। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होकर उससे फाइट कर सके, इसीलिए एंटीबॉडी के रूप में विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाता है हर वैक्सीनेशन के साथ में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इसमें से ए बी और ओ रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की है, 1900 से 1901 के बीच में, और अपने इस महान कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है 1940 ईस्वी में। इसके बाद में आता है ए बी रक्त समूह। तो ए बी रक्त समूह की खोज की गई है डक्सटूलियो एंड स्टर्ली के द्वारा 1902 से 1904 के बीच में। कहीं कहीं पर आपको 1904 ही लिखा हुआ मिल सकता है, पर इन्होंने कुछ खोज की थी इसके बारे में, इसीलिए इतना समय लग गया। उसके बाद में ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, और रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहा जाता है, जो सभी को दिया जा सकता है। और ए बी जो रहेगा वो सभी से लिया जा सकता है, तो वो सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है। इसके बाद में मैंने बता दिया है आपको कि रक्त समूह का जो निर्माण होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, इन 2 चीजों से मिलकर किसका निर्माण होता है, हमारे रक्त समूह का। ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन जो होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारी आरबीसी में। यह आरबीसी में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यह रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं।
इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इन्हें कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। और इन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। एंटीजन जो होते हैं ये हमारे रक्त में क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं। यह एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं, बढ़ाते हैं मतलब। और ये क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करते हैं। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी हो गए हैं ये। एंटीजन जो होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, मतलब एंटीजन जो होते हैं इनको एग्लूटिनोबॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, एग्लूटिनोस बॉन्स। क्या कहा जाता है इनको, एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। ठीक है, इन्हें एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। क्या होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये गामा ग्लोबुलिन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, गामा ग्लोबुलिन या सीरम के रूप में होते हैं। ये एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। इनका नाम क्या होता है, एग्लूटिनिन्स। इन्हें एग्लूटिनिन्स कहा जाता है, इन्हें एग्लूटिनिन्स कहते हैं। कहाँ पाया जाता है ये सीरम में होता है, या तो रक्त के प्लाज्मा में होगा या फिर सीरम पता है ना, जब कोई चोट लग जाती है तो चोट, गहरी चोट जो होगी और उस चोट के आसपास ग्रीन या येलो कलर की जो लेयर बन जाती है वही सीरम कहलाता है। तो इन्हें एग्लूटिनिन्स कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में या फिर सीरम में। ये जो होते हैं ये गामा ग्लोबुलिन होते हैं, ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। और इनको एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, एग्लूटिनिन्स। ठीक है,
तो इतनी चीजें थी ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। हाँ, ये अलग अलग टाइप की होती है। एंटीजन जो होता है ये दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। इसी तरीके से एंटीबॉडी भी दो तरीके से होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। मैंने आपको बताया ना, इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, तो ये कैपिटल लेटर में ही इन्हें डिनोट किया जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है एंटीबॉडी एंटी ए को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, पहले वाले मतलब एंटीबॉडी ए को, और एंटीबॉडी बी को हमेशा स्मॉल लेटर में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनको हमेशा स्मॉल लेटर में ही डिनोट किया जाता है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में चीजें हो गई है कि किसको क्या कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी चीज कहाँ पाया जाता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आरबीसी में पाई जाती है एंटीजन, और हमारे रक्त प्लाज्मा में या सीरम में पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित कर देते हैं, और एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है और एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। इन्हें ग्लूटोनोजेंस भी कहा जाता है, इन्हें ग्लूटोनोजेंस कहा जाता है, और उन्हें एग्लूटिनिन्स कहा जाता है। ये जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं, और वो जो होते हैं मतलब एंटीबॉडी जो होती है गामा ग्लोबुलिन की प्रोटीन की बनी होती है। दोनों ही प्रोटीन के होते हैं लेकिन अलग अलग प्रोटीन के। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। वो भी दो प्रकार के होंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, लेकिन वो हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी बेसिक सी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ए बी रक्त समूह जो है या एबीओ जो सिस्टम है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए रक्त समूह। यहां पर आप लिख लीजिए रक्त समूह, यहां आप लिखिए एंटीजन और यहां आप लिखिए एंटीबॉडी। रक्त समूह में आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के आपको बताए गए हैं। एक तो होता है ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ बताया गया है आपको कि जहां पर एंटीजन ए होगा, रक्त समूह ए होगा, वहीं एंटीजन भी क्या होगा, ए ही होगा। लेकिन एंटीबॉडी इसके अपोजिट होगी। कैसे होगी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी यहाँ पर बी होगी, और मैंने बताया है एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करना है। अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन भी क्या होगा, बी ही होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए। अपोजिट चलता है, क्योंकि अगर सेम हो गए ना, ये सेम होने के कारण ब्लड चिपकने लग जाएगा, और जो परिसंचरण होगा उसका, उसमें चिपकने के कारण थक्का बनने लगेगा, और हो सकता है इंसान की मृत्यु हो जाए। इसीलिए जो एंटीजन होता है उसी का अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, ताकि मनुष्य स्वस्थ रह सके, उसके जीवन पर कोई आंच ना आ सके। ठीक है, उसके बाद में ए बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए बी रक्त समूह है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ही रक्त समूह ओ होगा तो ओ होने के कारण यहाँ पर क्या आ सकता है, अगर रक्त समूह ओ है तो एंटीजन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी होगी। यहाँ पर नील आ जाएगा और एंटीबॉडी क्या दिखाई देगी आपको, स्मॉल ए बी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, RH फैक्टर के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड का ड्रॉप है। ठीक है, ये ब्लड का ड्रॉप है। इस ब्लड के ड्रॉप में यहाँ पर ये क्या है, एंटीजन है। अगर यहाँ पर एंटीजन ए लिखा हुआ है
तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, बी होगी। डॉक्टर जब टेस्ट करते हैं तो आपको एक छोटी सी सुई चुभो देते हैं और ऐसा थक्के सा ऊपर सा ब्लड आ जाता है ड्रॉप फॉर्म में। उस ड्रॉप फॉर्म के ब्लड को एक कांच के उसमें निकाल लेते हैं, एक ऐसे शीट सी होती है कांच की, उसके ऊपर उस ब्लड के ड्रॉप को ऐसे टच कर देते हैं। उसके बाद में उसको रख देते हैं उस माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखते हैं तो इस ब्लड की ड्रॉप के साथ में अगर एंटीजन ए दिख रहा है उनको, तो मतलब पता चल जाता है कि रक्त समूह क्या है, ए है, और यहाँ पर एंटीबॉडी हमेशा बी दिखाई देगी उनको। तो ये ब्लड टेस्ट करने का एक तरीका होता है डॉक्टरों का। अगर इसमें ड्रॉप फॉर्म में, इस ड्रॉप फॉर्म के ऊपर कोई डॉट दिखाई देता है, ठीक है, कोई डॉट दिखाई देता है, ये यहां पर एक डॉट बन गया, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ड्रॉप दिख गया उनको, यहाँ पर डॉट दिख गया, तो मतलब कि रक्त समूह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डॉट नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे ही दिख गया है उनको, तो मतलब रक्त समूह क्या है, ए नेगेटिव। तो ये जो डॉट दिखाया था मैंने आपको, ये RH फैक्टर को डिनोट करता है। अभी हम RH फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले आप ब्लड ग्रुप के बारे में समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और तो उसमें एंटीजन भी क्या होगा, ए ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसकी विपरीत होगी। क्योंकि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। सेम एंटीजन होने के कारण रक्त जो रहेगा वो चिपकने लग जाएगा, उसके थक्के बनने लग जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। धमनी और शिरा में रक्त के ऐसे थक्के से जम जाएंगे जिससे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसीलिए एंटीजन के विपरीत ही क्या होता है, एंटीबॉडी। हमारी शरीर की रचना ही इसी तरीके से हुई है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो एंटीजन के विपरीत ही क्या होता है, एंटीबॉडी। रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, बी। इसी तरीके से रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी होगा और इसी का अपोजिट ए आ जाएगा। बताया ना मैंने अभी आपको कि एंटीजन भी 2 होते हैं और एंटीबॉडी भी 2 ही होती है। ए बी रक्त समूह है तो जो रक्त समूह होगा वही एंटीजन है, यानी कि ए बी है, और एंटीबॉडी यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए नील लिखा है। अगर रक्त समूह ओ है तो यहाँ पर एंटीजन ओ नहीं होता है, एंटीजन 2 ही होती है, ए या बी। तो यहाँ पर एंटीजन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके विपरीत आ सकती है। और ए बी के विपरीत क्या होता है, ओ के विपरीत क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ पर एंटीबॉडी आ गई ए बी। ठीक है, इतना समझ में आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये था उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह। यहाँ पर आप लिख लेना, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर है आपका ब्लड ग्रुप। अब हम किसी को देने के हिसाब से ब्लड ग्रुप बताते हैं। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस वर्ग के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, यहां आप लिखिए रक्त समूह। यहां आप लिखिए दाता या डोनर, किसे दे सकते हैं। यहां लिखिए आप एक्सेप्टर या ग्राही, किससे ले सकते हैं आप। अब मैंने लिखा है रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो वो किसको दे सकता है, किसको उसका ब्लड दिया जा सकता है, वो है वो अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को देगा, यानी कि ए वाले को देगा और ए बी वाले को देगा, क्योंकि ए बी में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। लेकिन ले किससे सकता है, ग्रहण किससे कर सकता है, वो ग्रहण कर सकता है ओ से। ठीक है, ओ से और ए से। ए से ही लेगा ना, वो दे तो वो ए को भी सकता है और ए बी को भी सकता है, लेकिन ओ जो है वो सभी को अपना ब्लड दे सकते, तो वो ग्रहण किससे करेगा, ए रक्त समूह वाला ओ से भी करेगा और ए वाले से भी करेगा। अब रक्त समूह बी है, बी किस में आता है, ए बी में आता है, तो ये भी क्या आएगा, बी और ए बी।
लेकिन ग्रहण किससे करेगा ये? O से और B से। ठीक है, B से ग्रहण करेगा और O से ग्रहण करेगा। उसके बाद में बात आती है AB की। AB रक्त समूह जो रहेगा वो किसको दे सकता है? केवल AB वाले को ही देगा। लेकिन ग्रहण किस से कर सकता है? वो O से कर सकता है, A से कर सकता है, B से कर सकता है और AB से भी ग्रहण कर सकता है वो। ठीक है, क्योंकि A भी आ रहा है इसमें और B भी आ रहा है, इसीलिए इन चारों से ये ग्रहण कर सकता है। अब O रक्त समूह जो है ये किसको दे सकता है? तो ये इन चारों को दे सकता है, O को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है और AB को। लेकिन ले किससे सकता है? मतलब ग्रहण किससे कर सकता है? केवल O से ग्रहण करेगा ये, केवल O से। ठीक है, क्योंकि O क्या है? सर्वदाता है, हम सभी से मतलब O रक्त समूह वाला सभी को दे सकता है, तो ये केवल O से ही ग्रहण करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? जैसे कि अगर मेरा रक्त समूह A है या B है, ठीक है, मेरा रक्त समूह है B पॉजिटिव, तो मैं किस से ले सकती हूँ? मैं ले सकती हूँ, मैं दे किस को सकती हूँ? मैं B पॉजिटिव वाले को दे सकती हूँ और AB वाले को दे सकती हूँ। लेकिन मैं ले किससे सकती हूँ? मैं ले सकती हूँ O वाले से, क्योंकि O जो रहेगा वो सर्वदाता रहता है, वो सभी को दे सकता है, तो वो मुझे भी दे देगा। तो मैं O से ले लूंगी और AB से ले लूंगी और B से भी ले लूंगी। तो ये यहीं पर मैंने ये लिखा है, नहीं AB से नहीं लूंगी, मैं केवल O और B वाले से ही लूंगी। बाकी मैं दे किस को सकती हूँ? B वाले को और AB वाले को। तो ये रक्त को डोनेट करने के हिसाब से रक्त समूह है आपका। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं आप, वो बताती हूं मैं आपको। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं अब RH फैक्टर। RH फैक्टर, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो आप यहां पर लिख लीजिए, इसका संबंध रक्त समूह से है। RH फैक्टर की खोज किसने की है? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर ने की है। विनर कब की है? 1904 में। ठीक है, कब की है इन्होंने? 1904 नहीं, 1940 में। 1904 में तो AB रक्त समूह की खोज हुई थी, 1940 में। ठीक है, इसकी खोज हुई है कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर के द्वारा 1940 में। किस पर की थी इन्होंने खोज? तो इन्होंने रीसस प्रजाति के बंदर पर रीसस प्रजाति के बंदर में इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। मैंने बताया आपको RH फैक्टर क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक ब्लड की ड्रॉप ली और इस ड्रॉप को इन्होंने रखा माइक्रोस्कोप के नीचे। जब इन्होंने इस ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इन्होंने पाया कि इस ड्रॉप में कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और ये डॉट्स को इन्होंने नाम दे दिया क्या? इन्होंने इन डॉट्स को नाम दिया डी मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने इसे नाम दे दिया। फिर एक और ब्लड की ड्रॉप रखी इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस डॉट में इस ड्रॉप में ऐसे कोई डॉट इन्हें दिखाई नहीं दी, मतलब कोई डी मॉलिक्यूल्स इन्हें दिखाई नहीं दिए। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ब्लड में तो ऐसे डी मॉलिक्यूल्स हैं पर किसी में नहीं है, तो जिसमें इन्हें ये डी मॉलिक्यूल्स दिखाई दिए उसको दे दिया इन्होंने पॉजिटिव नंबर और इसको दे दिया इन्होंने नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर एंटीजन ए लिखा हुआ है तो और साथ में ड्रॉप भी है, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप को नाम दे दिया ए पॉजिटिव। और यहाँ पर इन्होंने देखा कि एंटीजन ए लिखा हुआ है और कोई डॉट नहीं है, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया
ए नेगेटिव। तो इस तरीके से इन 4 रक्त समूह को 8 रक्त समूह में परिवर्तित कर दिया किसके द्वारा, RH फैक्टर के द्वारा। किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने एंड विनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर एंड विनर ने इसको 8 ब्लड समूह के या रक्त समूह के रूप में इन्होंने इसको विभाजित कर दिया। जैसे कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसके बाद में इन्होंने फिर RH फैक्टर के आधार पर भी रक्त को अलग अलग तरीके से, मतलब किसे दिया जा सकता है किसे नहीं दिया जा सकता है वो बताया। इन्होंने बताया कि अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो वो किसको दे सकता है, अगर RH फैक्टर पॉजिटिव रहेगा तो वो किसको दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दी कि RH फैक्टर अगर पॉजिटिव हुआ तो वो दाता किसको देगा, डोनर किसे करेगा, डोनर वो करेगा RH पॉजिटिव वाले को ही। ठीक है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो वो ले किससे सकता है, RH फैक्टर पॉजिटिव है तो वो लेगा किससे, ग्राही क्या क्या रहेंगे, ग्राही या एक्सेप्टर, एक्सेप्टर या एक्सेप्टर क्या होता है, RH पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और RH नेगेटिव वाले से भी ले सकता है ये। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि अगर RH फैक्टर नेगेटिव हुआ तो ये किसको दे सकता है, ये दे सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। नेगेटिव हुआ तो ये डोनेट करेगा किस किस को, ये डोनेट करेगा पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी। लेकिन अगर RH फैक्टर नेगेटिव हुआ तो ये एक्सेप्ट किससे करेगा, ये केवल नेगेटिव वाले से ही एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट किससे करेगा, ये केवल नेगेटिव वाले से ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, अगर कोई रक्त है ए पॉजिटिव तो ये किसको देगा, केवल ए पॉजिटिव वाले को ही देगा। ठीक है, किसको देगा, ये डोनेट करेगा किसको, केवल पॉजिटिव वाले को। लेकिन अगर ए नेगेटिव हो गया है तो ये किससे ले सकता है, ग्राही क्या बनेंगे इसमें, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों से ले सकता है वो। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव, सॉरी बी नेगेटिव, बी नेगेटिव हो गया तो ये दे किसको सकता है, नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को, दोनों को दे सकता है। लेकिन लेगा किससे, वो लेगा केवल नेगेटिव वाले से। ठीक है, तो ये बातें थी समझने की कि अगर कोई ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो वो किसे डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, केवल ए पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। लेकिन ले किससे सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। ऐसे ही बी नेगेटिव हुआ और वो किसको डोनेट कर सकता है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाले को डोनेट कर सकता है, लेकिन लेगा किससे, केवल नेगेटिव वाले से। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा यहां पर। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। RH फैक्टर ये यहाँ तक हो गया है। इसके बाद में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप सेम रहा तो जैसे कि पुरुष में, ये चीजें समझ में आ गई। अब रक्त समूह से संबंधित एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम है, मतलब वो जो होती है वो प्रेग्नेंट महिला में होती है। और प्रेग्नेंट महिला में जब ये बीमारी हो जाती है तो इसको कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है कि पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो मेल होते हैं, मेल में अगर RH फैक्टर, इससे समझ में नहीं आएगा, ब्लड ग्रुप लिखकर समझाना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है, मेल में है बी और फीमेल में भी है बी, लेकिन जो मेल का है वो पॉजिटिव है और फीमेल का है नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में जो उनकी संतान होती है
वो पहली संतान सरवाइव तो कर जाती है, लेकिन बाद के जितने भी बच्चे होते हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेल का अगर बी पॉजिटिव है और फीमेल का बी नेगेटिव है तो विपरीत एंटी RH फैक्टर होने के कारण इनकी जो संतान होती है या इनकी जो एंटीबॉडी बनती है इनके शरीर में, वो विपरीत एंटीबॉडी बनना शुरू कर देती है। और विपरीत एंटीबॉडी बनने के कारण जो महिला के रक्त में एंटीजेंस होंगे वो भी उसके साथ मिल जाएंगे, तो ब्लड ग्रुप एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एंटीजन सेम हो जाएगी। और एंटीजन सेम होने के कारण क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने के कारण क्या होगा, बच्चा जो रहेगा वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी बी होता है, लेकिन अगर एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो इस कंडीशन में ब्लड के क्लॉट होने जमने लग जाते हैं, थक्के बनने लग जाते हैं, जिसके कारण बच्चा जो रहेगा वो गर्भ में ही मर जाएगा। पहली जब संतान होगी तो वो एंटीबॉडी इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी में जो कोशिकाएं होती है वो इसको पहचान नहीं पाती है, याददाश्त वाली जो कोशिकाएं होती है वो इसको नहीं पहचान पाती है। इसके कारण पहला बच्चा तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन बाद के जो बच्चे होते हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि WBC की जो याददाश्त वाली कोशिका होती है, किसको कहा जाता है, लिम्फोसाइट को कहा जाता है, याददाश्त वाली कोशिका, तो ये उसको पहचान लेती है और समझ जाती है कि ये विपरीत है, ये हमारी कोशिका नहीं है, इसको मार डालो। तो वो गर्भ में ही उस बच्चे का मतलब वो बच्चा नष्ट हो जाता है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन में ये इसका इलाज भी है। इसके इलाज के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्लाज्मा के टीके लगाए जाते हैं, प्लाज्मा के इंजेक्शन होते हैं ये। तो ये 3 टीके लगाए जाते हैं, एक तो तीसरे महीने में, एक छठे महीने में और एक डिलीवरी के बाद में, ताकि जो भी एंटीबॉडी बनते हैं वो उन एंटीबॉडी को नष्ट कर सकते हैं, वो उन एंटीजेंस को नष्ट कर पाए। ठीक है, तो प्लाज्मा के टीके लगाए जाते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है और बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट्स नहीं आते हैं बच्चों के, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पर डाउट है, तो प्लीज़ आप फिर से बता सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, आप टेंशन ना लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं ट्रिकी एकेडमी के साथ में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो भी कंफ्यूजन है आप हमें बताइए, हम बिल्कुल उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके की बेसिक सी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें ट्रिकी एकेडमी में। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर से शुरुआत होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।